इंडिया में जो शिप्स बन रहे हैं या वो इंडियन फ्लैग के अंडर ही रजिस्टर होने वाले हैं? दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मेड इन इंडिया बट फ्लैग एल्सवेयर। करंटली जहां इंडिया 22nd रैंक पे है, हमारा एम है कि हम नंबर 5 में आ जाए बाय 2047। इंडिया के पास 7500 किलोमीटर्स का लंबा कोस्ट लाइन है, मतलब एक सुपर हाईवे है हमारे पास, बट हम उसे प्रॉपरली यूज ही नहीं कर रहे थे। पहले 40% ऑफ द शिप्स हमारे गुड्स कैरी करती थी एंड ये परसेंटेज आज के दिन में 7.8% है। आई वॉन्ट टू नो कि बिकॉज ऑफ दिस रेट कट्स जीएसटी की वजह से शिपिंग सेक्टर में क्या चेंजेस आए और इसमें क्या इम्पैक्ट? इट वॉज लाइक पेइंग टोल टैक्स 3 times फॉर द सेम जर्नी। एक ऐसी बात जो हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री और हर इन्वेस्टमेंट्स को कनेक्ट करती है, वेल इट्स इनसाइट्स। और वही इनसाइट्स लेके हम आ रहे हैं एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट सीरीज द इनसाइट्स डुओ। एग्जैक्टली और यहाँ हम बात करेंगे ऐसे सेक्टर्स की जहाँ बिजनेस ग्रोथ की रियल स्टोरीज है और इन्वेस्टमेंट्स की गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली सब कुछ जो आपको हेल्प करे स्मार्टर फाइनेंशियल और बिजनेस डिसीजंस लेने में। वेलकम टू द इनसाइट्स डुओ विथ मी रुचिका कोठारी एंड मी परीक्षा जैन। लेट्स डाइव इनटू आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारे पेट्रोल के दाम से लेके एक्सपोर्ट्स तक सब कुछ डिसाइड करता है, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। वेल यस, और रीसेंट जीएसटी रिफॉर्म्स में जब जहाँ पे लोग कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स तो इस सेक्टर में भी आए हैं विच नो वन नोज अबाउट। सी, हर दिन हम जो पेट्रोल भरवाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं या ग्लोबल ट्रेड्स की कोई भी हेडलाइंस आती है, इन सब के पीछे एक ही साइलेंट प्लेयर है एंड दैट इज दिस शिपिंग सेक्टर। वेल परीक्षा, टेल मी बिफोर वी डीप डाइव इनटू दिस सेक्टर, बताओ कि पिज्जा डिलीवरी और इंडियन इकोनॉमी में क्या कॉमन है? आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, आप बताइए। वेल ऑन अ वेरी लाइटर नोट, पिज्जा डिलीवरी, हम दोनों ने हमारी डिलीवरीज स्ट्रेंजर्स को आउटसोर्स कर रखी है। वेल फॉर पिज्जा डिलीवरी स्टिल मेक सेंस, बट जस्ट इमेजिन हम इंडियंस $70 बिलियन हमारे ही गुड्स ओवर द वर्ल्ड कैरी करने के लिए फॉरेनर्स को इतना बड़ा अमाउंट दे रहा है। डज दैट इवन मेक सेंस? वेल बिल्कुल सही कहा आपने, बिकॉज अगर मैं एंशियंट टाइम्स की बात करूँ तो इंडियन शिप्स लिटरली ओशियंस को रूल करती थी और यहाँ आज हम पूरी तरह से फॉरेन शिप्स पे डिपेंडेंट हो गए। बिकॉज ये तो वही बात हो गई कि हमारे पास बेस्ट क्रिकेटर है पर इवेंचुअली खेलना भूल गए। So what's happening is government silently since last 10 years इसी comeback को plan कर रही है and very silently, no one knows about it, but silent revolutionary changes होते ही जा रहे हैं। That's the reason actually we thought that let's start talking about this sector, shipping sector में क्या growth हो रहा है। Now recently GST में जो नए changes आए हैं, GST reforms के वजह से जो cars, automobiles, FMCG sectors में implications आ रहे हैं, I want to know कि because of this rate cuts GST की वजह से शिपिंग सेक्टर में क्या चेंजेस आए और इसमें क्या इम्पैक्ट होने वाला है? वेल देखो, पहले जब कोई कंपनी ट्रक से गुड्स ले जाती थी, फिर शिप में लोड करती थी, फिर दोबारा ट्रक में, एंड हर स्टेप पर अलग अलग जीएसटी रेट्स थे। इट वाज लाइक पेइंग टोल टैक्स 3 times फॉर द सेम जर्नी। बट अब मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रक प्लस शिप प्लस ट्रेन का कॉम्बिनेशन पर सिर्फ 5% जीएसटी है। तो इससे शिपिंग कॉस्ट डायरेक्ट कम हो जाएगी, प्लस एक्सपोर्ट्स के लिए 90% अपफ्रंट जीएसटी रिफंड मिलने वाला है, जिससे कैश फ्लो टाइट नहीं होगा। जीएसटी रिफंड, यू मीन टू से इनपुट टैक्स क्रेडिट? तो पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताओ सिंप्लीफाइड वे में कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? ओके, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सोचो, शिपिंग कंपनी को अपने शिप्स चलाने के लिए डीजल, स्पेयर पार्ट्स और सर्विसेज लेनी पड़ती है। इन सब पर अलग अलग जीएसटी लगता है, इससे कंपनी की इनिशियल कॉस्ट होती है। लेकिन आईटीसी सिस्टम के थ्रू जितना जीएसटी कंपनी ने ये इनपुट्स लेने में दिया, वो अपने सेल से मिलने वाले जीएसटी से इसे माइनस कर सकती है। सो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, पहले अगर शिपिंग कंपनी ने 10,000 रुपीज़ का जीएसटी डीजल और पार्ट्स पे दिया तो उससे उसका जीएसटी क्रेडिट मिल नहीं पाता था, एंड फिर 25,000 के फ्राइट पर जीएसटी कलेक्ट करते वक्त पूरा टैक्स देना पड़ता था। और अब 10,000 का जीएसटी इनपुट के रूप में माइनस करके फाइनल कॉस्ट सिर्फ हमारी 15,000 रहती है। वाओ, दैट्स अ बिग चेंज। बट परीक्षा, टेल मी, हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हम $70 बिलियन बाहर की शिपिंग कंपनीज को दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इंडिया के पास 7500 किलोमीटर्स की लंबी कोस्ट लाइन है, इंडिया के पास अपने शिप्स भी है, तो हमें ये सर्विसेज बाहर से क्यों आउटसोर्स करनी पड़ रही है? एक्चुअली में यही तो ट्रेजेडी है, बिकॉज ये एक पूरे इकोसिस्टम का कोलैप्स था। आप मानोगे नहीं कि हमारे पास पहले 40% ऑफ द शिप्स हमारे गुड्स कैरी करती थी एंड ये परसेंटेज आज के दिन में 7.8% है।
7.8, यू मीन टू से कि हम 40% से डायरेक्ट 7.8 पे आ गए? मतलब हम तो मैरिटाइम किंग थे, इतना ड्रास्टिक फॉल कैसे आया? व्हाई डिड वी डूइंग सो बैडली? ये एक पूरी इकोसिस्टम का कोलैप्स था, क्योंकि फर्स्टली उस टाइम पे चाइना और कोरिया ने अपने नए शिप्स इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ इंडिया ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स में फंस के रह गई थी। सेकंड, चाइना और कोरियन शिप्स अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग ऑप्शंस अलाउ कर रहे थे कि जैसे कि बाय नाउ पे लेटर। एंड थर्ड, हमारा इंडियन माइंडसेट आपको पता ही है कैसा है कि जहाँ से सस्ता मिलेगा वहाँ लेंगे। तो इसी चक्कर में हमारे खुद की इंडियन कंपनीज, इंडियन बिजनेसमैन जो भी शिप ओनर्स है वो बाहर से ही शिप्स खरीदने लग गए थे। आई अग्री विथ यू, बट सी, टेक्नोलॉजी गैप, फाइनेंशियल फेलियर, ये सारी पास्ट की बातें हैं। टुडे नाउ एज एन इन्वेस्टर, व्हाई शुड आई बी इवन बॉदर्ड अबाउट दिस मैरिटाइम सेक्टर व्हेन आई नो कि ये सेक्टर ने हमको ऑलरेडी पास्ट में बहुत डिसअपॉइंट किया है? प्लस, just because the government has realized now does not make it an attractive, lucrative investment opportunity. आई वेरी वेल अग्री, एंड मैं नहीं कहूँगी कि इस सेक्टर ने पहले डिसअपॉइंट नहीं किया है, बट इस बार चीज़ें अलग है क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ रियलाइज़ नहीं कर रही है, एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी स्टार्ट हो गया है। अभी की मैं रिसेंट की अनाउंसमेंट बताऊँ तो 75,000 करोड़ गवर्नमेंट ने सिर्फ शिप बिल्डिंग के लिए अलॉट किए, विच इज़ डायरेक्टली लिंक टू द सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला प्रोजेक्ट, बट सागरमाला प्रोजेक्ट तो 2015 में स्टार्ट हुआ था, तो इस बार अलग क्या है सागरमाला प्रोजेक्ट में? प्लस ये सागरमाला प्रोजेक्ट और 75,000 करोड़ के बीच में क्या सिंक है, क्या अलग होने वाला है इस बार? ओके, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। देखो, इमेजिन करो, इंडिया के पास 7500 किलोमीटर्स का लंबा कोस्ट लाइन है, मतलब एक सुपर हाईवे है हमारे पास, बट हम उसे प्रॉपरली यूज ही नहीं कर रहे थे। एंड सागरमाला का मतलब है सी गार्डन। ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, एज यू राइटली सेड, एंड इंडिया बिगेस्ट कोस्टल मेकओवर प्रोजेक्ट है। बट अब रियल एक्साइटिंग पार्ट ये है कि इसी साल गवर्नमेंट ने सागरमाला 2.0 लॉन्च किया है विथ 40,000 करोड़ का बजट स्पेशली शिप बिल्डिंग के लिए, जिसमें शिप रिपेयर और रिसाइकलिंग के लिए भी फंड्स है। तो ये 75,000 करोड़ का शिप बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट अकेला थोड़ी चल रहा है, ये एक ह्यूज 5.79 लाख करोड़ का इकोसिस्टम का पार्ट है, जिसमें इंक्लूडेड है 12 मेजर पोर्ट्स को अपग्रेड करना, 217 छोटे पोर्ट्स डेवलप करना, 111 नई वाटरवेज बनाना, एंड अब ये 75,000 करोड़ की वजह से अब 3 मेगा शिपयार्ड्स भी बनने वाले हैं। सो स्ट्रैटेजी ये है कि जब हम पोर्ट्स और वाटरवेज बना रहे हैं, साथ साथ शिप बिल्डिंग कैपेसिटी भी क्रिएट कर रहे हैं, तो 2030 तक जब ये पोर्ट्स रेडी होंगे तब हमारे पास अपने इंडियन बिल्ड शिप्स होंगे उन्हें यूज़ करने के लिए। ओके, सो सी, पोर्ट्स बनेंगे तो शिप की डिमांड बढ़ेगी और पोर्ट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को उन्हीं एरियाज पे डेवलप करेगा। सो नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू यूज दिस चिकन एग एनालॉजी। Obviously, it's an organic demand creation. But now, does this mean that we are going to compete with Korea and China, who are like already established players in the market? क्या हमको really orders मिलने वाले हैं? वेल एक्चुअली यही गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि हम उन दोनों से compete करने ही नहीं वाले, हम उन दोनों का मिडिल स्पॉट फाइंड करने वाले हैं जो एक्चुअली में अनकेटर्ड है ही नहीं। क्योंकि चाइना जहाँ फोकस कर रहा है मैसिव कंटेनर शिप्स पे और कोरिया बिल्ड करता है अल्ट्राटेक हाई प्रीमियम शिप्स, एंड हमारा इंडिया ब्यूटीफुली मिडिल मार्केट कैप्चर करने का टारगेट कर रहा है, जिसमें इट विल फोकस ऑन बिल्डिंग मॉडरेटली साइज्ड शिप्स जैसे कि कोस्टल कार्गोज, टग बोट्स, पेट्रोल वेसल्स एट्सेट्रा, एंड इट विल परफेक्टली फिल द गैप दैट्स टू स्मॉल फॉर चाइनाज मेगा शिप्स एंड टू प्राइस सेंसिटिव फॉर कोरियाज हाईटेक बिल्ड्स। Okay, so this is like finding your own sweet spot, very strategically played. लेकिन मुझे अब ये बताओ कि जब मैरिटाइम में हमें ऑलरेडी इतना डिसअपॉइंट कर चुका है ऑलरेडी पास्ट में, तो इस बार ऐसा क्या अलग होने वाला है? वेल, आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है, बट देखो दिस टाइम टाइमिंग परफेक्ट है। फर्स्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स कम्प्लीटली रीशफल हो गए पोस्ट कोविड। देन कंपनीज वांट ऑल्टरनेटिव्स टू चाइना +1, विच मेक्स इंडिया अ वेरी बेटर ऑल्टरनेटिव। वियतनाम एंड बांग्लादेश में मैं कहूँ तो शिप बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही सैचुरेट हो चुकी है, बट इंडिया में शिप बिल्डिंग सेक्टर में अभी भी ह्यूज पोटेंशियल है बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग। सेकेंड, ग्रीन शिपिंग रेवोल्यूशन आ रहा है। बाय 2030 इंटरनेशनल शिपिंग में कार्बन इंटेंसिटी को 40% तक रिड्यूस करना है कंपेयर टू 2008 लेवल्स, प्लस 5 to 10% जीरो कमीशन फ्यूल्स यूज करने, एंड इंडिया शिपयार्ड्स कैन कम्प्लीटली एंड very strategically build eco-friendly vessels from day one, and that would be a competitive advantage.
आई एग्री विथ यू, बट सी आई एम स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हम जो ये चाइना प्लस वन की बात कर रहे हैं या हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये हम सब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। ग्रेट। डोमेस्टिकली अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो शिपिंग सेक्टर इज मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स नेवी एंड डिफेंस, तो पैरेलली इन सेक्टर्स में क्या ग्रोथ होने वाली है? See, defense orders are already locked in. Indian Navy का टारगेट है कि 175 to 200 ships by 2035 with 66 ships already on order worth 1.1 लाख करोड़. कोस्ट गार्ड को भी 200 ships चाहिए by 2030. प्लस मिडिल ईस्ट शिपिंग लेन्स में जियोपॉलिटिकल टेंशंस है एंड इंडिया स्ट्रैटेजिक लोकेशन मेक्स अस द नेचुरल ऑल्टरनेटिव रूट. Businesses are literally looking for plan B and India is becoming that plan B. Completely understand, government is taking fantastic steps, but now is इन सबको अगर मैं नैरो डाउन करके आई ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ कंपनीज, एक इन्वेस्टर कैसे इवेल्युएट करे कि इतनी सारी कंपनीज है इस सेक्टर में, विच कंपनीज आर डूइंग गुड, हाउ डू वी इवेल्युएट दैट? Valid point. देखो, so for start you can go with 3 parameters for finding good companies for long term. पहले तो ऑर्डर बुक डेप्थ देखो कि कंपनी के पास कितने साल तक का कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है. फॉर एग्जांपल कोचिन शिपयार्ड का ऑर्डर बुक ही 22,000 करोड़ का है एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स, विच मीन्स नेक्स्ट 6 to 8 years तक इट विल बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड. दूसरा हो सकता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक रिकॉर्ड. जो कंपनीज डिफेंस शिप सक्सेसफुली डिलीवर कर चुकी है उनको कमर्शियल ऑर्डर्स भी इजीली मिलते हैं. लाइक कोचिन शिपयार्ड ने INS विक्रांत एयरक्राफ्ट करियर बनाया था, then immediately UK companies like North Star Shipping से multiple service operations vessels के लिए orders आए. So basically defense credibility ने easily commercial doors open कर दिए. तीसरा very important point is capacity expansion plans कि कंपनी अपनी production capacity बढ़ाने में invest कर रही है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल गार्डन रेड शिप बिल्डिंग ने करंटली अपनी कैपेसिटी 20 से 24 शिप्स कर दी है एंड इसका प्लान है कि वो फाइनेंशियल ईयर 25 तक इसको 28 कर दे. प्लस न्यू ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बना रही है कोलकाता के ही बाहर. ओके, सो ये शिप बिल्डिंग कैपेसिटी तो समझ आई. अब इंडिया में जो शिप्स बन रहे हैं या वो इंडियन फ्लैग के अंडर ही रजिस्टर होने वाले हैं? बिकॉज मैनी टाइम्स हमने देखा है पास्ट में सारी इंडियन जो शिप्स बन रही थी वो फॉरेन फ्लैग्स के अंदर रजिस्टर हो रही थी. अग्रीड. तो ऐसा क्यों? व्हाई इज दिस डिस्क्रिपेंसी? राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मेड इन इंडिया बट फ्लैग्ड एल्सवेयर. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग ने जो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट शिपिंग कंपनी है with 42 ships as of 2022, I remember. अगस्त 2025 में उनको एक नई Suezmax शिप ऐड करनी थी फ्लीट में. कंपनी इंडियन है, मैनेजमेंट इंडियन है, बट इनके काफ़ी शिप्स पनामा और सिंगापुर के फ्लैग्स यूज़ करते हैं. आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू एंड आई विविडली रिमेंबर 2019 में जब IOC को एक टैंकर की ज़रूरत थी, इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर एन इंडियन वेसल उन्होंने पनामा फ्लैगशिप का वेसल लिया था. ट्रू. तो ये क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने? वेल सिंपल है, टैक्स बेनिफिट्स, इजी कंप्लायंस और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस. एंड ये सब मेजर्स का मेन एम है जो गवर्नमेंट कर रही है टू इंक्रीज इंडियन फ्लैग्ड वेसल परसेंटेज फ्रॉम 7.8% जो करंटली है टू 25%. एंड करंटली जहां इंडिया 22nd रैंक पे है, हमारा एम है कि हम नंबर 5 में आ जाए बाय 2047. वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग. सो ये शिप बिल्डिंग कैपेसिटी तो समझ आ गई, लेकिन शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम में शिप्स अकेली तो है नहीं, उसके साथ रील्स है, इंजन है, मशीनरीज है, डिज़ाइंस है. सो पैरेलली इन सारी इंडस्ट्रीज़ में भी डेवलपमेंट हो रहा होगा. वेरी वेल. तो प्लीज़ बताओ कि उन सारी इंडस्ट्रीज़ में क्या डेवलपमेंट हो रहा है? बिल्कुल. एंड दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड एक्चुअली टू आवर इंडियन फ्लैगिंग पॉलिसी. जब हम इंडियन शिप्स बिल्ड करते हैं एंड इंडियन फ्लैग के अंडर ऑपरेट करते हैं तो कंप्लीट इकोसिस्टम की डेवलपमेंट होती है. बात करूँ तो जैसे कि स्टील सेक्टर में सेल ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड है मरीन ग्रेड स्टील प्रोड्यूस करने में. DMR 249 ग्रेड स्टील जो INS विक्रांत में यूज़ हुआ वो कम्प्लीटली इंडिजीनियस था. देन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट वी हैव BEL जिसको 850 करोड़ का मेजर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है उसने फॉर शिप नेविगेशन सिस्टम्स बनाने के लिए. प्लस 2024 में स्मॉलर कंपनीज जैसे कि डेटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव आर ऑल्सो एक्टिवली सप्लाइंग मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स. And then yes, engine manufacturing too, we have many companies जैसे कि example I'll take of January, Garden Reed Shipbuilding और Rolls Royce का technological collaboration start हुआ था for combining German engineering and हमारे इंडिया की manufacturing capabilities. Then for supporting system we have Thermax for boilers, ABB India for handling automation systems and L&T for supplying deck machinery. मतलब इन क्रक्स में कहूँ तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक साथ डेवलप हो रहा है एंड नथिंग इज डेवलपिंग इन आइसोलेशन.
अमेजिंग इंटरप्रिटेशन परीक्षा। सो इंडियन फ्लैगिंग पॉलिसी ने एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया है, फ्रॉम स्टील से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, इंजन से लेके सपोर्टिंग सिस्टम तक, अब सब कुछ इंडिया में बनने वाला है। ये मेक इन इंडिया शिप बिल्डिंग चेन ना कि कमर्शियल बट एज वेल एज डिफेंस को भी बूस्ट कर रहा है। वेल, बिफोर वी वाइंड अप दिस सेशन, एनी फाइनल सजेशंस और कमेंट्स फॉर आवर लिसनर्स? सी द मेन टेकअवे ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज कि शिप बिल्डिंग सेक्टर सिर्फ शिप्स बनाने के बारे में नहीं है, बिकॉज वेन एवर यू ट्रैक एनी सेक्टर एंड दिस सेक्टर ऑल्सो ट्रैक स्टील कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, बिकॉज सबका डेवलपमेंट एक साथ होने वाला है एंड परफॉर्मेंस भी प्योरली कनेक्टेड है। बिकॉज 2015 में हम डिपेंड करते थे फॉरेन शिप्स पे अपना कार्गो कैरी करने के लिए, एंड 2025 में हम अपने शिप्स बना रहे, अपने कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे, एंड बाय 2047 वी आर टारगेटिंग टू बिकम ग्लोबल मैरीटाइम लीडर एंड अमंग्स द टॉप 5। अमेजिंग। सो पोर्ट से लेके प्रॉफिट तक शिपिंग सेक्टर इज इंडियाज नेक्स्ट बिग वेव। सो डोंट जस्ट वॉच, बी अ पार्ट ऑफ इट। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सो स्टे ट्यून, क्योंकि ऐसे ही सेक्टर्स और टॉपिक्स हम लेकर वापस आएंगे, दैट मीन्स रियल कॉन्वर्सेशंस, रियल इंसाइट्स एंड सिंपल लैंग्वेज। दैट्स द इनसाइट्स टूर फॉर यू। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड।